हेलो फ्रेंड्स, ये आपका अपना चैनल है जिसका नाम है भाई अपना लॉयर। आज इस चैनल में हम वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट जिसको सुनकर लोगों के पसीने निकल जाते हैं, ऐसा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो 11th क्लास कॉमर्स स्टूडेंट्स तो जानते हैं इकोनॉमिक्स कितना टफ सब्जेक्ट है। और BA LLB में आप फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। इस बार हम इकोनॉमिक का सेकंड जो टॉपिक है, जो सेकंड सेमेस्टर का है इकोनॉमिक 2, उसको कवर करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ को। इकोनॉमिक का जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं वो है हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी इन द पोस्ट 1991। इसको हम LPG पॉलिसी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग गया कि LPG पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या चीज़ है, तो हम थोड़ा सा पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अंदर जो कवर्ड है BA LLB फर्स्ट ईयर CCS यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। अब आपको मैं छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस होता क्या है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ज़रा मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बताओ कि स्ट्रक्चर कहते किसको हैं। तो अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई स्ट्रक्चर है क्या, और ये सर हमें स्ट्रक्चर के बारे में क्या समझाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही मान लो कि आपका स्ट्रक्चर क्या है। आपका स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें हमारी आँखें हैं, हमारा मुंह हो गया, हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मीन्स अपीयरेंस जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग अपीयरेंस होता है, यानी कि स्ट्रक्चर अलग अलग है। उसी तरह से अगर हम एनिमल्स में चले जाएं तो एनिमल्स का स्ट्रक्चर फिर कुछ अलग तरीके का होता है। एनिमल जो होते हैं वो 4 लेग्स होते हैं, तो एनिमल का स्ट्रक्चर अलग तरीके का है, ह्यूमंस का स्ट्रक्चर अलग तरीके का है। अब मैं ज़रा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मान लो कि हमने एक चेयर ले ली। चेयर क्या चीज़ है, मान लो ये एक चेयर है। कैसा स्ट्रक्चर है चेयर का, इसके 4 टांगे, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये 4 टांगे के ऊपर ये प्लेटफॉर्म टिका हुआ है। अगर इस चेयर का आपको यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये चारों टांगों का मजबूत होना यानी कि स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तभी से इसका स्ट्रक्चर एक मजबूत स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो मजबूत स्ट्रक्चर बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, इन चारों टांगों का मजबूत होना ज़रूरी है, और इस प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ है इसका भी मजबूत होना ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, उससे पहले मैं ज़रा इसको हटा दूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखो, आप नॉर्मल भाषा में, सरल भाषा में आराम से समझ जाते हैं कि स्ट्रक्चर जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है आदमी का, और ह्यूमंस में जैसे है मेंस का और वुमेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। मेंस अलग तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर है, वुमेंस का अलग तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो यही सेम चीज़ इकोनॉमिक्स में भी है। इकोनॉमिक्स में भी तो अलग तरीके का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कैसे अलग स्ट्रक्चर है, तो आप US की इकनॉमी देख लो, इंडिया की इकनॉमी देख लो, साउथ अफ्रीका की इकनॉमी देख लो, तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको इन सब इकनॉमिक्स में। आप देखते हैं जो US की इकनॉमी है बिल्कुल डेवलप इकनॉमी है, वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वहाँ शायद ही कोई गरीब आदमी आपको मिलेगा, यानी कि वहाँ का जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो वेरी हाई है, यानी कि वहाँ पे गरीब से गरीब आदमी भी रिचेस्ट आदमी कहलाता है। यानी कि जो आपके घरों में जैसे काम वाली आती है, वो कहाँ रहते हैं, जो वर्कर आपके घरों में काम करते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं। लेकिन US में जो घरों में काम करने लोग आते हैं वो स्लम एरियाज़ में नहीं रहते, उनके ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं। उनके पास भी 2 से 3-4 कारें मिनिमम होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा उनकी इकनॉमी डेवलप है कि उनके यहाँ के जो काम करने वाले वर्कर हैं, जो घरों में काम करते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज देते हैं, उनके पास भी पैसा इंडिया की मिडिल क्लास के बराबर है। दूसरी इकनॉमी है हमारी साउथ अफ्रीका की इकनॉमी। वहाँ का क्या हाल है, वहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब है कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ की सारी इकनॉमी जो है वो चाइना ने कंट्रोल कर रखी है। चाइना पूरे साउथ अफ्रीका को अपने हिसाब से चला रहा है।
अपने प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के लिए वो साउथ अफ्रीका का यूज़ कर रहा है। उसने इतना पैसा साउथ अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रखा है कि वहाँ के सारे जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर हैं वो चाइना के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और चाइना को वहाँ से क्या बेनिफिट मिल रहा है? चाइना को वहाँ से सिर्फ एक बेनिफिट मिल रहा है, वो है कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। चाइना का जितना सरप्लस प्रोडक्ट है, वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सारी प्रोडक्शन कहाँ खपा रहे हैं? वो सारी प्रोडक्शन खपा रहे हैं चाइना के अंदर। अब हम आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमिक की तरफ। इंडिया की कैसी इकोनॉमी है? अगर आपने पिछले क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा तो इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमने इकोनॉमिक 1 में कवर किया था, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है? प्राइवेटाइजेशन आता है, और कुछ सेक्टर पब्लिक होते हैं, कुछ सेक्टर प्राइवेट होते हैं, और कुछ सेक्टर मिक्स होते हैं, यहाँ कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का पार्टनरशिप होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी है। दूसरा मेन फीचर जो इंडियन इकोनॉमी का है, ये हमारी इकोनॉमी कैसी है? हमारी इकोनॉमी डेवलप इकोनॉमी है, यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो भी डेवलप कर रही है, पूरी तरह डेवलप नहीं है। तो इसीलिए इंडिया के अंदर क्या है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इन्फ्लेशन भी है, और कई तरह की इकोनॉमिक की बुराइयाँ इंडियन इकोनॉमिक में पाई जाती हैं। चलो आगे शुरू करते हैं, इसी टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर पहला जो टॉपिक कवर हो रहा है वो है स्ट्रक्चर चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट 1991 पीरियड, यानी कि इसके अंदर जो कवर किया हुआ है वो इंडियन इकोनॉमी का वो पार्ट है जो 1991 के बाद वाला है। यानी कि 1991 के अंदर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद की जो डेवलपमेंट है, यानी कि पॉलिसी आने के बाद जो डेवलपमेंट हुई, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई हैं। तो हम जो हमारा सिलेबस है, या जो हमारा BA LLB का जो सिलेबस है, उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी कवर है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम बिफोर 1991 नहीं पढ़ेंगे, आफ्टर 1991 पढ़ेंगे, जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी। अब आपका नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि सर ऐसा क्यों, हम पहले का क्यों नहीं पढ़ रहे, हम 1991 का ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका बड़ा सिंपल सी भाषा में इसका आंसर ये है कि हमारे सिलेबस के अंदर केवल इतना ही कवर है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस के अंदर है। तो अब हम नेक्स्ट इसके अंदर आ जाते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी स्ट्रक्चर को चेंज करने की इंडियन इकोनॉमी। आज़ादी के बाद जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ, तो हम लोग किससे आज़ाद हुए थे? हम लोग ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद हुए थे। जैसे आप सबको पता है ना, ब्रिटिशर्स ने हमारे पर कितने साल राज किया था? यस, हमारे पर ब्रिटिशर्स ने करीब करीब 200 साल राज किया था। और 200 साल के अंदर वो उन्होंने किस तरह से हमारे ऊपर कब्जा किया? धीरे धीरे कॉलोनी सिस्टम के ऊपर कॉलोनियाँ तैयार की थी उन्होंने। वो क्या करने आए थे इंडिया? वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे इंडिया सबसे पहले। और ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी इंडिया के अंदर। तो भाइयों, व्यापार करते करते उसने तो ऐसा व्यापार किया कि हमारे देश के ऊपर ही कब्जा कर लिया। यानी कि धीरे धीरे करके उसने क्या किया? हमारे शहरों को, हमारे राजाओं को, हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को उसने प्रभावित करना शुरू किया। और इतना प्रभावित किया कि उसने हमारे पूरे देश के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो इसी डर की वजह से जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ और हमारी पहली गवर्नमेंट बनी, तो हमने कुछ कठोर सिस्टम बना दिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर। यानी कि हमें डर था फिर से कोई बड़ी कंपनी आके हमारे देश के अंदर व्यापार के नाम पर हमारे पॉलिटिकल इंटरफेयर ना करे, हमारे देश पे फिर दोबारा से कब्जा करने की कोशिश ना करे। तो इसलिए हमने अपने घर के दरवाजे इतने टाइट बंद कर दिए कि हमारा बाकी वर्ल्ड से संबंध धीरे धीरे टूटने लगा। इसका एहसास हमें पहले नहीं हुआ। इसका एहसास हमें कब हुआ? इसका एहसास हमें जब हुआ जब 1991 में हमारे देश के पास फॉरेन एक्सचेंज में इतना डॉलर भी नहीं था कि 15 दिन हम फॉरेन पेमेंट कर पाएँ। फॉरेन पेमेंट्स कौन सी पेमेंट होती हैं? फॉरेन पेमेंट वो पेमेंट होती हैं जो हम विदेशों से जो भी माल खरीदते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ मनी होना चाहिए। और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ मनी इंडियन रुपी नहीं है, वो है डॉलर। डॉलर ऐसी करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, और हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। तो इसलिए अगर हम डायरेक्टली चाहे तो इंडियन रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डॉलर के अंदर ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारे उस समय
फंड के अंदर इतना डॉलर उपलब्ध नहीं था। सिर्फ इतना ही था कि हम 15 दिन तक देश की सरकार चला पाएँ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, क्यों हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गया था? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उस समय गल्फ़ वॉर चल रही थी। अब ये गल्फ़ वॉर क्या होती है? गल्फ़ वॉर यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ईरान है, ये सब कंट्रियां उस समय युद्ध कर रही थी एक दूसरे से। वो बड़ा ही फेमस युद्ध था, उस युद्ध का नाम था ईरान और इराक की लड़ाई। उस समय दोनों देश लड़ने में बिजी थे। अब जब आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर कोई देश अगर लड़ने में बिजी होंगे तो वो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो इंडिया, जिसका सारा क्रूड ऑयल यानी कि जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या जितने भी ऑयल्स हैं, वो सारे गल्फ़ कंट्री से एक्सपोर्ट करती थी, इंपोर्ट करती थी इंडिया। तो इंपोर्ट करने की वजह से उनमें युद्ध चल रहा था, और युद्ध चलने की वजह से वो सारा माल जो था वो हैवी रेट पर परचेज करना पड़ रहा था हमें, यानी कि हाई रेट ऑफ इंपोर्ट ऑयल के लिए हमें हाई रेट देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी करेंसीज बहुत जल्दी ही ख़त्म हो रही थी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा था। इस वजह से उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अगर आपको पता हो तो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। दोनों ने एक मीटिंग की और ये डिसाइड हुआ कि देश की इकनॉमी को बचाने के लिए हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, अपने कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, अपने कुछ दरवाजे जो हमने बहुत सालों से बंद कर रखे हैं उन दरवाज़ों को खोलना पड़ेगा, और जब हम इन दरवाज़ों को खोलेंगे तभी हम वर्ल्ड के साथ संबंध बना पाएंगे। तो इन्होंने इस समय एक पॉलिसी अनाउंस की। उस पॉलिसी का क्या नाम था? उस पॉलिसी का नाम था एलपीजी पॉलिसी ऑफ इंडिया। एलपीजी पॉलिसी। अब आप सोचेंगे कि एलपीजी सर हमें तो पता है एलपीजी क्या होती है। वो जब मम्मी शाम को खाना बनाती है ना और स्टोव गैस जलाती है तो उसके अंदर जो सिलेंडर लगाती है, वो सिलेंडर में क्या कौन सी गैस भरी होती है? उस सिलेंडर में गैस भरी होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नहीं, आप यहाँ पर गलत है। ये एलपीजी गैस का मामला नहीं है। यहाँ हम एलपीजी गैस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं एलपीजी पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991। और इसके अंदर एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि एलपीजी पॉलिसी के अंदर 3 चीज़ें कवर्ड हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या होता है लिबरलाइजेशन, क्या होता है प्राइवेटाइजेशन और क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। तो हम अब अपने नेक्स्ट पेज की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये गलती से एक वाटर मार्क लग गया, इसको ज़रा सा हटा देता हूँ और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा जो खुल चुका है, इसके अंदर है एलपीजी पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो एलपीजी है उसका मतलब एलपीजी गैस नहीं है, उसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एल फॉर लिबरलाइजेशन, इसी को हम कवर कर लेते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जैसे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सेव करेंगे और अगर पढ़ेंगे तो आगे नोट्स आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मीन्स है लिबर्टी फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने सारे कंट्रोल हटा दिए, सारी पॉलिसीज, लाइसेंसिंग पॉलिसीज, परमिट पॉलिसी, कंट्रोल पॉलिसी, सब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी और सारी इंडस्ट्रीज़ को व्यापार करने के लिए आज़ाद कर दिया। यानी कि अब हर तरह की इंडस्ट्री जो भी काम संवैधानिक है, यानी कि गैर कानूनी नहीं है, वो करने के लिए वो फ्री थी, यानी कि उनको लिबर्टी दे दी गई। अब अगला टॉपिक अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो अगला टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीन्स है पॉलिसी मेक एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड लिमिटिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का
रोल बढ़ गया और पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड हो गया। ऐसी कई इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर होने की वजह से सालों साल घाटे में चल रही थी, उनको गवर्नमेंट ने बेच दिया। किसको बेच दिया? प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। और प्राइवेट सेक्टर को बेचने का क्या फ़ायदा हुआ? प्राइवेट सेक्टर को बेचने का एक ये फ़ायदा भी हुआ कि एक तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, दूसरा जो इंडस्ट्री कई सालों से लगातार घाटे में जा रही थी वो अचानक से फ़ायदे में जाने लगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न था प्राइवेटाइजेशन। अब अगला टॉपिक देखते हैं तो वो है ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन, जैसे ये वर्ड ग्लोबल से निकला हुआ शब्द है, इसका मतलब होता है वैश्विक। वर्ल्ड से आपके क्या संबंध है, यानी कि रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। उस समय इंडियन इकोनॉमी ने अपने दरवाजे खोल दिए थे और पूरे वर्ल्ड का स्वागत किया था कि आइए और हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर हमारे देश में आके इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे। अब अगले टॉपिक की तरफ हम जाते हैं कि उस समय जब 1991 था तो प्रॉब्लम्स क्या थी इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी की वही सब प्रॉब्लम आज तक चली आ रही है और ये प्रॉब्लम एज इट इज़ चलती रहती हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी कि एक बैकवर्ड और ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन इकोनॉमी उस समय और आज भी इंडियन इकोनॉमी डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। दूसरा स्टेगनेटिंग पर कैपिटा नेशनल इनकम। पर कैपिटा नेशनल इनकम तब भी स्टेबल थी और आज तक भी स्टेबल है। उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही लो है, लो ग्रोथ रेट है। उसके अलावा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडियन पीपल जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आज भी लो है और उस समय भी लो था। यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के इतने सालों बाद भी इंडियन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आज भी लो है, वो इन कंपैरिजन ऑफ द अदर वर्ल्ड। उसके अलावा हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। उस समय भी देश के सामने दो सबसे बड़ी समस्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। और इतने टाइम बाद आज भी देश के सामने सेम वही समस्या खड़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। लो पर कैपिटा इनकम और लो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन जो है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कम से कम किया जा रहा है। 2016 का अगर हम स्टैटिकल डाटा देखें, यानी कि स्टैटिकल अकॉर्डिंग टू द स्टैटिकल डाटा ऑफ द 2016, इंडियन पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में जो पार्ट है वो 45 से 50% है। यानी कि 45 to 50% एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्स आज भी एग्रीकल्चर ही है। चलो फ्रेंड्स, जरा अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज में देखते हैं क्या कवर हो रहा है। तो अगले पेज में अगर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर बताया हुआ एलपीजी पॉलिसी क्या है और उसकी क्यों ज़रूरत थी, या इसने इकोनॉमिक रिफॉर्म किस तरह पैदा किए। तो पहला पॉइंट है क्यों इकोनॉमिक पॉलिसी की हमें ज़रूरत पड़ी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो वीकनेस ऑफ द प्री पॉलिसीज ऑफ 1991, यानी कि 1991 की जो प्री पॉलिसीज थी वो इतनी वीक थी कि जिसकी वजह से इकनॉमी हमारी एक्सपेंड नहीं हो पा रही थी, ग्रोथ नहीं कर रही थी, जिसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेजर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, जो इकनॉमी के मेजर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थे उसमें सबसे बड़ा क्राइसिस था पीओपी नेगेटिव था, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि हमारे इंपोर्ट जो थे वो ज़्यादा थे एक्सपोर्ट से, यानी कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे। जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है वो माइनस में चला जाता है। उसका दूसरा कारण क्या था, गल्फ वॉर, ईरान इराक के बीच में जो गल्फ वॉर चल रही थी उसकी वजह से हमारे ऑयल बिल जो थे वो बढ़ गए थे। इंडिया नीड हेल्प टू पे द हाई बिल्स ऑफ द गल्फ कंट्री। इंडिया को गल्फ कंट्री के हाई बिल्स को पेमेंट करने के लिए फंड की ज़रूरत थी। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया कि हमें कुछ उधार चाहिए। तो कंट्रीज़ को जब भी उधार चाहिए होता है तो वो किसको अप्रोच करते हैं, वो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप लोन के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ कंडीशंस हैं। तो इंडियन मॉनेटरी फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के सामने कुछ कंडीशन रख दी कि आपको अपनी इकनॉमी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाने होंगे, और वही रिफॉर्म्स एलपीजी रिफॉर्म्स हैं।
जो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस किए थे। अब कंडीशनल इम्पोज बाय द IMF और द वर्ल्ड बैंक, पहला कंडीशन क्या था इन्होंने कि पहली बात मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले तो कि IMF जो है और जो वर्ल्ड बैंक है दोनों का सेटअप ईयर 1944 है और इंडिया इसका फाउंडेशन मेंबर है। और फाउंडेशन मेंबर होने की वजह से ये इंडिया को कभी भी डेब्ट से मना नहीं कर सकते। और तो इनको डेब्ट तो देना था, लेकिन इन्होंने कहा कि इंडिया के सामने कुछ कंडीशंस रख दिए डेब्ट देने के लिए। इन्होंने बोला कि आपको डेब्ट देने के पीछे हमें एक वचन देना होगा और वो प्रॉमिस ये होगा कि आप जो है अपनी कंट्री के अंदर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अनाउंस करेंगे। तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG से रिलेटेड होंगे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना होगा। फॉर डेवलपमेंट पॉलिसीज लोन गिवन टू द कंट्री बाय वर्ल्ड बैंक, जब भी हमें कुछ भी डेवलपमेंट पॉलिसीज के लिए लोन चाहिए होता है तो हमें कौन देता है? हमें वर्ल्ड बैंक देता है। लेकिन वही लोन जब हमें अपने डेब्ट की रीपेमेंट के लिए चाहिए होता है तो हमें वर्ल्ड बैंक ना देके IMF देता है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रिड्यूस द फिस्कल डिपॉजिट, हमें अपना फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना था, हमें लिबरलाइज करना था अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को। चलो फ्रेंड अगले पेज की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले पेज में हम देखते हैं क्या कवर हो रहा है। तो अगले पेज में बता रहा है इसका एक और रीज़न था, फॉल ऑफ USSR। उस समय USSR कुछ डिवाइड हो गया था, यानी कि उसके अंदर से कुछ छोटी छोटी कंट्रियों का जन्म हो गया, डेवलपमेंट हो गई, जिसकी वजह से जो हमारी मेजर कंज्यूमर गुड्स की एक्सपोर्टेशन थी वो रशिया को थी, जो रिड्यूस हो गई क्योंकि उन कंट्रीज़ ने अपनी मार्केट को डेवलप करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी मार्केट्स को डेवलप किया तो इंडियन गुड्स की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे उनको कम हो गई और हमारे पास भी उनसे compete करने का वर्ल्ड मार्केट में एक नया चैलेंज पैदा हो गया। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत थी। चलो फ्रेंड अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकनॉमी। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या थी इंडियन इकनॉमी की, इसके कुछ फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि लिबरल मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस, और लिबरलाइजेशन पॉलिसी का मतलब भी वो है कि मार्केट फोर्सेस जो है डिमांड और सप्लाई वो अपने आप प्रोडक्शन को डिसाइड करती हैं, उसमें किसी तरह का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन में पहला टॉपिक जो है वो है डी लाइसेंसिंग, यानी कि देश के अंदर जो लाइसेंस सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया, उसको पूरी तरह से ख़त्म करके एक डी लाइसेंसिंग पॉलिसी अनाउंस कर दी, यानी कि सिर्फ 5 तरह के उद्योग को छोड़कर बाकी किसी भी तरह की इंडस्ट्री को चलाने के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लाइसेंस एक नीति की सबसे बड़ी बुराई ये थी कि जब हम किसी चीज़ का लाइसेंस लेते हैं तो उसमें एक तो वो जो हमें बिजनेस सेटअप करना है, इंडस्ट्री चलानी है, वो डिले हो जाता है। यानी कि आज अगर हमने करना है और हम लाइसेंस चक्कर में पड़े तो जो काम हम 2021 में शुरू करना चाहते थे उसको शुरू करते करते 2021 आ जाता है, यानी कि पूरा 1 साल बीत जाता है, इतना डिले हो जाता है। दूसरा क्या होता है, इससे करप्शन बढ़ जाता है, यानी कुछ लोग ऐसे मीडिएटर, ऐसे दलाल, ऐसे टाउट्स पैदा हो जाते हैं जो दलाली कमाना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट से लाइसेंस दिलाने के नाम पर। उसके अलावा अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, यानी गवर्नमेंट का प्रेशर्स बढ़ जाता है। उसके अलावा अननेसेसरी हर्डल्स, रेप, टेपटिज्म, कई तरह की बुराइयां पैदा हो जाती हैं। वो 5 तरह के उद्योग क्या है, वो इंडस्ट्रीज़ क्या है, अब जरा इनके नाम मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जिनके लिए आज भी लाइसेंस लेना ज़रूरी है। पहली इंडस्ट्री है अल्कोहल इंडस्ट्री, यानी किसी तरह का आपको अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए आपको आज भी लाइसेंस लेना होता है। सिगरेट इंडस्ट्री, किसी भी तरह का स्मोकिंग बिजनेस, यानी कि सिगरेट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। उसके अलावा हैजर्ड केमिकल, जो ख़तरनाक केमिकल हैं उनके प्रोडक्शन के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। उसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव को बनाने के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। दूसरा पॉइंट है रिलैक्सेशन इन कंट्रोलिंग ऑफ द मोनोपोलीज। मोनोपोलीज का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि जो भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो और ज़्यादा अमीर ना हो जाएं,
इसकी रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिनके एसेट 100 करोड़ से ज़्यादा है उनके ऊपर एक लिमिटेशंस लगा दी कि आप कोई भी नया उद्योग, कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं सेटअप कर सकते। उसके लिए आपको गवर्नमेंट से पहले प्री परमिशन लेनी पड़ेगी। और कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज थी जो ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति लोग सेटअप कर सकते थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से मार्केट में पैसा नहीं आ रहा था और पैसा ना आने से मार्केट प्रमोट नहीं हो पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने इस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया। अब जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, पूंजीपति थे, उन्होंने नए इंडस्ट्री में, नए उद्योगों में पैसा लगाना शुरू किया और पैसा लगाने से मार्केट रिफॉर्म्स हुए और मार्केट प्रमोट हुई। उसके अलावा अगला पॉइंट देखें तो इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी था। पहले क्या होता था, जैसा आपने सुना ही होगा, जैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है या किसी और जगह सुना होगा कि फला इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया अनाउंस कर दिया जाता था जहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाना आपका अलाउड था। तो गवर्नमेंट ने 1991 में एक रिफॉर्म पॉलिसी अलाउ करके इस तरह के रोक को ख़त्म कर दिया और सिर्फ कुछ तरह के उद्योगों को छोड़कर बाकी कोई भी उद्योग अब रेजिडेंशियल एरिया में चलाया जा सकता है। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन रखती कि जिस भी एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से अधिक है वहाँ पर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही उद्योग लगा सकते हैं। उससे कम है तो आप इजीली उसमें उद्योग या इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाते हैं, हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पेज है हमारा रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मर्जर। अब मर्जर क्या होता है, जरा हम मर्जर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 2 कंपनियों ने अपना मर्जर कर लिया। ये 2 कंपनी कौन सी थी? ये 2 कंपनी थी आइडिया, और वोडाफोन। दोनों का मर्ज हो गया। तो आइडिया मर्ज हो गई वोडा में और वोडा और आइडिया मर्ज होकर क्या बन गई? VUI। तो VUI यानी कि वोडा आइडिया मर्ज हो गए, एक नई कंपनी बन गई। जरा हम अगले एग्जांपल की तरफ देखते हैं। तो मर्जर का एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमारा उद्योग है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी क्या है? एक कंपनी है जो क्या बनाती है? कार बनाती है। लेकिन ये 2 लोगों का मर्जर है, एक उद्योग मारुति, एक उद्योग सुजुकी। इसी तरह से अगर हम अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं तो हीरो होंडा जो बाइक बनाता है वो भी एक मर्जर है। इसमें हीरो और होंडा दोनों मिलकर एक इंडस्ट्री को चला रहे हैं जिसका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना है। जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग करना है मोटर बाइक्स। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है लिबरलाइजेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब किसी भी नई कंपनी को सेटअप होने के लिए उसको फ्री परमिशन दे दी गई मार्केट में अपने शेयर और डिवेंचर्स को लॉन्च करने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। और गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया उस समय? सेबी कब सेटअप हुआ था? सेबी सेटअप हुआ था 1991 में न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ। और इसका काम क्या था? इसका काम है वॉचडॉग, यानी कि नज़र रखना। क्यों नज़र रखना? कैपिटल मार्केट में जब आपने पूरी इजाज़त दे दी इन्वेस्ट करने की, सब कुछ करने की, तो फिर नज़र रखने की क्या ज़रूरत है? नज़र रखने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पैसा तो पब्लिक का ही लगा है और पब्लिक का जब पैसा लगा होता है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो पब्लिक के पैसे को प्रोटेक्ट करे, यानी कि पब्लिक के पैसे का ध्यान रखे। इसके लिए उसने क्या सेटअप कर दिया? इसके लिए उसने सेटअप किया सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, जिसका काम है पब्लिक के पैसे को संभाल के रखना, मार्केट में ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी कंपनी पब्लिक का पैसा लेके मार्केट से गायब हो जाए। अगला हमारा 6th पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म पहले क्या होता था? पहले आज की तरह डॉलर जो था मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। उसका रेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी। 1991 से पहले डॉलर रेट को इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि डॉलर का रेट कितना होगा। वो खुद कहते थे कि हमारे डॉलर का रेट 80 रुपये होगा, हमारे डॉलर का रेट 50 रुपये होगा, हमारे डॉलर का रेट 40 रुपये होगा। यानी कि ये खुद डिसाइड करते थे, RBI गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड करता था डॉलर का रेट। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कहते थे यार इंडियन रुपीज़ का रेट तो 120 रुपये रखा हुआ है, जबकि आज की मार्केट कंडीशन के हिसाब से देखें तो डॉलर के मुकाबले तो इंडियन रुपीज़ सिर्फ 70 रुपीज़ का है।
इन्होंने तो इतना ज़्यादा रखा हुआ है, हमें इन्वेस्ट करने में लॉस उठाना पड़ेगा, तो वो इन्वेस्ट नहीं करते थे। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया इंडियन रुपीज़ का रेट डिसाइड होना डॉलर के मुकाबले। और अब जो है मार्केट कंडीशंस यानी कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है कि डॉलर का रेट क्या होगा। सिर्फ इसका इन्फ्लेशन यानी कि फ्लक्चुएशन जो है वो कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहीं इतना फ्लक्चुएट ना करें कि लोग इंतज़ार करने लगें कि जब डॉलर का रेट और ज़्यादा कम होगा इंडियन रुपीज़ के मुकाबले तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगला पॉइंट है फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि पहले कुछ भी चीज़ प्रोडक्ट जो इंडिया के अंदर आता था, इंपोर्ट होता था, उसके ऊपर टैक्स इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। आपको विश्वास नहीं होगा, पहले 130% टैक्स लगाते थे किसी भी चीज़ के ऊपर। मान लो चाइना से कोई 100 रुपये का माल अगर इंडिया आता है तो 230 रुपये का इंडियन मार्केट में जाके पड़ता है, यानी कि इम्पोर्टर को कितने पैसे देने पड़ते हैं? 230 रुपीज़। और वो पब्लिक तक जाते जाते कितने का हो जाएगा? 250 रुपीज़ का। तो पब्लिक उसको नहीं खरीदती थी। ये टैरिफ इतना ज़्यादा इसलिए रखा था ताकि हमारी डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन गुड्स। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको कट किया। कंडीशंस वर्ल्ड बैंक की भी थी इसके पीछे कि आप अपने टैरिफ को कम करें और इसको 30% कर दें। तो गवर्नमेंट ने LPG रिफॉर्म्स के अंदर इसको 30% कर दिया, रिड्यूस करके 130% से। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन अलाउड टू एंटर इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट सेक्टर को पावर, रोडवे, कम्युनिकेशन, शिपिंग, सिविल एविएशन और बैंकिंग हर सेक्टर में उतार दिया गया। उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है हमें? उसकी वजह से हमें बड़े बड़े रोड जो प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप किए जिस पे टोल आप देते हैं। टोल क्यों देते हैं? क्योंकि वो रोड प्राइवेट सेक्टर ने बनाई है और उसका पैसा वो जनता से वसूल रहे हैं, यानी कि टोल के रूप में। और जब तक उस रोड का पैसा पूरा नहीं होगा तब तक आपको टोल देना पड़ेगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी का प्राइवेटाइजेशन से हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस समय शुरू हो गया था जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन कहते हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट जो 2014 में नरेंद्र मोदी की पहली सरकार बनी थी, उसने सरकार बनने के 2 साल बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने वर्ल्ड के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को और वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया और उनको कहा कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में लागू कर रहे हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करना, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को चलाना काफ़ी आसान हो जाएगा। बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर से हटा ली जाएंगी, जिससे आप इजीली इंडिया में व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर का हमने एक टॉपिक आज हमने कवर कर लिया, लिबरलाइजेशन। अब अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। मैं अगले वीडियो में इसके काफ़ी पॉइंट जो हैं, अभी हमने लिबरलाइजेशन कवर किया है, अभी हमारा प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बचा है। तो अगले लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि पहले प्राइवेटाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन को भी कंप्लीट कर लें। तो अभी जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है लास्ट पेज में, वो ये है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से क्या फ़ायदा हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म आने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम ओवरकम कर सके प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल राज से। कंट्रोल राज इंडिया में ख़त्म हुआ। प्रॉब्लम ऑफ डिलेज, करप्शन ख़त्म हो गया, यानी कि डिसीजन टेकिंग में जो डिलेज होते थे, जो करप्शन बढ़ रहा था लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से, वो ख़त्म हो गया। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को अपने काम करने के लिए अब ज़्यादा फ्रीडम्स मिल गई, जिसकी वजह से लोग इजीली सेटअप कर रहे थे बिजनेस को, और इजीली बिजनेस सेटअप होने से मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था और ग्रोथ ऑफ मनी हो रही थी, यानी कि जो पैसा था वो इंडियन मार्केट में अच्छी तरह से रोटेट हो रहा था। और पैसा जब मार्केट में चलता है तो उससे फ़ायदा पूरी इकनॉमी को होता है, इकनॉमिक ग्रोथ आ जाती है। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इन द इकोनॉमिक सिस्टम। प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की इंडस्ट्री आने से कंपटीशन बढ़ गया और प्राइवेट को बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए होने का अवसर मिलने लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम ये लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे एग्ज़ाम में ये नॉर्मली टॉपिक आपसे बहुत पूछा जाता है और ये 20 मार्क्स में आता है। 20 मार्क्स में मान लो उसने पूछा कि LPG पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया के बारे में आप बताइए,
तो आप पहले तो तीनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तीनों के। फिर आप फीचर्स लिख सकते हैं, डेफिनेशंस मीनिंग के बाद फीचर्स के बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को समझाने के बाद आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हैं। और 20 मार्क्स के क्वेश्चन में जब आप इतना लिख लेते हैं तो इजीली आपको मैक्सिमम का मतलब है 15 to 16 मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पता है थ्योरी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स किसी को नहीं मिलते और 16 मैक्सिमम मार्क्स माने जाते हैं। तो 16 to 17 भी कई केसेस में, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो आप 17 मार्क्स तक ईजिली ले सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के बारे में एक अलग से वीडियो बना के मैं डाल दूंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जो भी कमी आपको मेरे चैनल में नज़र आती है तो उसको लाइक और डिसलाइक समय समय पर करते रहें और कमेंट में मुझे लिखकर बताते रहें। मैं इस लेक्चर का PDF अपने डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर दूंगा ताकि आपको इजीली आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकें। और इकोनॉमिक जो एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है वो टफ सब्जेक्ट आपके लिए टफ ना रहे, आप बड़ी इजीली आसानी से उसको ग्रैप्स कर पाएँ, समझ पाएँ और दूसरों को भी समझा पाएँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले लेक्चर के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला लेक्चर आते और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला लेक्चर आते ही आपको तुरंत पता लग जाए। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय।